माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, 5 मई 2024 को नीट की एग्जामिनेशन आपकी संपन्न हो चुकी है। आई होप आपका एग्जाम काफी बेहतर गया होगा। बच्चों, हम लोग नीट 2024 के अंतर्गत केमिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, आज के इस लेक्चर में हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आज की इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और नीट 2024 का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेके चलने वाले हैं। अमॉन्ग ग्रुप 16 एलिमेंट्स विच वन डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये 4 ऑप्शन में से वैसे कौन से एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं होगी? अगर बात करते हैं आप ऑक्सीजन की, सल्फर की, सेलेनियम की, टेलेरियम की और पोलोनियम की, दिस है ग्रुप 16 एलिमेंट। नाउ आपको एक बात मालूम है कि जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज आपकी बढ़ जाती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपके कम हो जाते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होते ही मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाता है बच्चा? इंक्रीज कर जाता है। और अगर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा तो मोस्टली ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के बारे में सोचेगा। यानी इलेक्ट्रॉन जब रिलीज करेगा तो मोस्ट ऑफ द केस में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा। यानी कि अगर आप पोलोनियम के बारे में बात करते हैं जो एक प्रकार का मेटल के तरह काम करेगा, और अगर ये मेटल के तरह काम करेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिलीज करेगा। यानी पोलोनियम एक ऐसा मेटल है जो आपका -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा आपका ग्रुप नंबर 16 के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम लोग बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इज इन चारों ऑप्शन में से किसमें हीलियम का एटम सबसे ज्यादा है? यही आपसे सवाल पूछ रहा है। तो सबसे पहले बेटा आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। जैसे आपको पता है कि मोल बराबर क्या होता है बच्चों? वेट बाई मॉलिक्यूलर मास होता है। और आप ये भी जानते हैं कि मोल बराबर सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रो नंबर होता है। और आप ये भी जानते हैं नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन 22.4 होता है। लेकिन ये वाला कंडीशन स्पेशल टाइम आएंगे जब आपका STP वाला बात किया जाएगा, है ना। तो अगर मैं बच्चों इन दोनों को रिलेट करूं तो आप क्या लिख सकते हैं? W अपॉन M इज इक्वल टू N अपॉन N आप लिख सकते हैं। और अगर मैं इन दोनों को रिलेट कर लूं तो आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? V अपॉन 22.4 इज इक्वल टू N अपॉन Na का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि हीलियम जो है वो आपका मॉलिक्यूल नहीं बना रहा है तो आप इस N को सिंपल एटम के तरह ही सोच करके चलेंगे। ठीक है, अब सिंपल आप देखें कि किसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर ए है बच्चा 1 ग्राम ऑफ हीलियम। 1 ग्राम ऑफ हीलियम यानी ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो तो W अपॉन M इज इक्वल टू N अपॉन N। दैट मीन्स आप क्या कह सकते हैं? तो W की जगह पे 1 हो गया, हीलियम की जगह पे 4 हो गया, इज इक्वल टू N अपॉन क्या होगा? Na होगा। देयरफॉर N इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? तो Na/4 लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर ऑप्शन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं तो 2.27 लीटर ऑफ हीलियम और STP, ये वाला कंडीशन अप्लाई कर लो जरा। तो अगर मैं लिखूं यहां से N इज इक्वल टू क्या हो सकता है बाबू? तो V अपॉन 22.4 इंटू आप Na सोच सकते हैं। अच्छा, V आपके पास कितना है देखो तो 2.27 अपॉन 22.4 इंटू Na लेके चल सकते हैं। नाउ इसके बाद ऑप्शन नंबर सी को अगर आप नोटिस करें तो 4 मोल ऑफ हीलियम की बात कर रहा है। अगर मैं इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लूं N इज इक्वल टू N अपॉन Na, तो आपके पास मोल कितना है बेटा? तो 4 है हमारे पास, इज इक्वल टू N अपॉन Na हो जाएगा। दैट मीन्स N बराबर क्या हो जाएगा? तो 4Na हो जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली अगर आप ऑप्शन नंबर डी को सोच करके चलते हैं तो 4U ऑफ हीलियम कहने का मतलब क्या है? W अपॉन M इज इक्वल टू N अपॉन Na। भाई ये कितना दिया गया? 4, मॉलिक्यूलर मास भी हो गया आपके पास 4, इज इक्वल टू N अपॉन Na हो जाएगा। देयरफॉर N इज इक्वल टू क्या होगा? तो Na हो जाएगा। ये मैं हर एक ऑप्शन का नंबर ऑफ एटम हीलियम का निकाल चुका हूं।
अब मुझे यहां से देख करके बता दो कि किसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा दिखाई दे रहा है, दैट इज n इज इक्वल टू 4Na, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 2 के रिगार्डिंग। कर सकते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट 1 कहता है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स फॉलो द ऑर्डर। आपको एक बात पता है बाबू, बॉइलिंग पॉइंट अगर हम लोग लेकर के चलते हैं, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन इन चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन चेन, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ब्रांचिंग होता है। क्या होता है, ब्रांचिंग होता है। इसका मतलब ब्रांचिंग बढ़ाएंगे तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है, आपको पता है। तो यहाँ पे देखो एक भी ब्रांच नहीं है। आइसो का मतलब क्या होता है कि एक ब्रांच आ जाता है सेकंड कार्बन पर, और नियो का मतलब क्या होता है कि 2 ब्रांच आ जाता है आपके पास सेकंड कार्बन पर या फिर सेकंड लास्ट कार्बन पर। तो इस वाले केस में ब्रांचिंग ज्यादा हो चुकी है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा। इस वाले केस में बॉइलिंग पॉइंट आपकी सबसे ज्यादा मानी जाएगी, क्योंकि सर यहाँ पे ब्रांचिंग की तो बात ही नहीं है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो आपका क्या है बच्चों, सही है आपका। दूसरा स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस, जब ब्रांचिंग आपका इंक्रीज करेगा, द मॉलिक्यूल अटेन्स अ शेप ऑफ स्फीयर, दिस रिजल्ट्स इन स्मॉलर सरफेस एरिया फॉर कॉन्टैक्ट ड्यू टू विच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स आर वीक, देयरबाय लोअरिंग द बॉइलिंग पॉइंट। ये तो बात बिल्कुल सही बोल रहा है, यानी स्टेटमेंट नंबर 2 भी आपका क्या है, सही है। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि विच प्लॉट इन के वर्सेस 1/T इज कंसिस्टेंट विच अर्हेनियस इक्वेशन। तो आपको एक बात मालूम है बेटा, अर्हेनियस इक्वेशन इक्वल टू क्या है, हम लोग जानते हैं k इज इक्वल टू AE के पावर माइनस EA/RT। दिस अर्हेनियस इक्वेशन आपको पता है। दोनों तरफ आप ln इस्तेमाल कर ले, तो ln k इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ln A माइनस EA/RT लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ना। आपके पास क्या मिला, ln k इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस EA/R इंटू 1/T प्लस क्या हो जाएगा, ln A हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको y कहता हूं, दिस इज अ माइनस mx प्लस क्या हो गया, 6c हो गया आपके पास। तो अगर आप स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप आपके पास क्या हो गया, माइनस m दैट इज माइनस EA/R के बराबर हो गया। और ये कर्व किधर आएगा, नेगेटिव स्लोप के तरफ आ रहा है, यानी ये आपके पास कर्व नेगेटिव स्लोप के तरफ दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि यहाँ पे स्लोप आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन पर है, यहाँ पे भी पॉजिटिव और यहाँ पर भी क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर स्लोप आपके पास कैसा है, नेगेटिव है। और वो कितना होता है बच्चा, दैट इज माइनस m इज इक्वल टू माइनस EA/R होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमॉन्ग द फॉलोइंग, इन चारों ऑप्शन में से कहां पर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, ये आपको पता करना है। तो आपको एक बात मालूम है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा 3 डिग्री में, उसके बाद 2 डिग्री में, और उसके बाद कहां पर होता है, 1 डिग्री में होता है। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करने का आप रेजोनेंस इफेक्ट का सहारा ले सकते हैं, हाइपर कंजुगेशन भी ले सकते हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट का भी सहारा ले सकते हैं। सबसे पहले ना तो इसमें कोई रेजोनेंस है, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस यहां पर भी नहीं है, नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। यहां पर भी आपके पास नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है, यहां पर भी है आपके पास नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, और यहां पर भी है आपके पास नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। नेक्स्ट हम लोग को चेक करना होता है हाइपर कंजुगेशन। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा होगा बाबू, तो सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है बाबू, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 4 और 3 7, यानी 7 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, दैट मीन्स 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है। इस वाले केस में देखोगे तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर, यानी कि 5 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है। और आपको पता है कि जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होती है
उतनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होती है, और जितनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होती है उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन का होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी, जहां पे अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द ई नॉट वैल्यू फॉर द Mn+3 to Mn+2 कपल इज मोर पॉजिटिव देन दैट ऑफ Chromium+3 से Chromium+2 और Fe+3 से Fe+2 ड्यू टू चेंज ऑफ D5 to D4 कॉन्फ़िगरेशन। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है इंटेक्स में। कहां पर है बेटा? इंटेक्स में ये क्वेश्चन डायरेक्ट दिया गया है एनसीईआरटी में, है ना। और इसका करेक्ट आंसर क्या है? D5 to D4 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। आपके पास क्या दिया गया बाबू? लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है और नाइट्रोजन है। आपको पता है कि नाइट्रोजन में हाफ फील्ड का केस होता है। कौन सा केस होता है? हाफ फील्ड का केस होता है। और हाफ फील्ड होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा आपका? ज्यादा होगा। नाउ अगेन बेरिलियम के केस में हम लोग फुल फील्ड वाला बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फुल फील्ड वाला बात करते हैं। और साथ में यहाँ पे थोड़ा सा साइज में लार्जर भी है, लार्जर साइज भी है। तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन से क्या हो जाएगी? आपकी ज्यादा हो जाएगी। यानी करेक्ट ऑर्डर क्या मिलेगा? लिथियम से ज्यादा होगा बोरोन, इससे ज्यादा होगा बेरिलियम, इसके बाद कार्बन और उसके बाद क्या होगा? नाइट्रोजन। ठीक है, तो कौन सा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का करेक्ट ट्रेंड दिख रहा है? लिथियम से ज्यादा बोरोन, इससे ज्यादा बेरिलियम, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन इसके लिए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट नंबर 2। लिस्ट नंबर 1 पे आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स दिया गया है और लिस्ट नंबर 2 पे उन्हीं कॉम्प्लेक्स का आइसोमेरिज्म दिया गया है। अब आपको यहां से मैच करना है। सबसे पहले देखो, ये NO2 आपके पास एम्बिडेंट लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है बाबू? एम्बिडेंट लिगेंड है। और आपको पता है कि जब भी एम्बिडेंट लिगेंड की बात होती है तो कौन सा आइसोमेरिज्म सोचा जाता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म सोचा जाता है। नाउ इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, यहां पर वाटर प्रेजेंट है, हाइड्रेटेड है, यहां पर दिस इज अ हाइड्रेटेड। और वाटर अगर प्रेजेंट होता है तो हाइड्रेट आइसोमर के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं सॉल्वेटेड आइसोमर। क्या बोल सकते हैं? सॉल्वेटेड आइसोमर भी कह सकते हैं। नाउ आपको पता है कि अगर कॉम्प्लेक्सेस में कैटाइनिक पार्ट भी आपका कॉम्प्लेक्स रखता हो और एनायनिक पार्ट भी आपका कॉम्प्लेक्स रखता हो, तो ऐसे सिचुएशन पे हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। और ये तो आपके पास आयोनाइजेशन हो सकते हैं सर, आप Br को अंदर करके अमोनिया को बाहर निकाल सकते हैं या सल्फेट को बाहर निकाल सकते हैं। यानी यहां पर आपके पास आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म देखने को मिल जाएगा, है ना। तो करेक्ट ऑर्डर आपको क्या मिल गया है? ए का हमारे पास मिल चुका है बाबू, कौन सा? आपके पास सेकंड मिल चुका है। और बी का हमारे पास क्या मिल चुका है? देखो तो बी का हमारे पास हो चुका है 3, सी का हमारे पास क्या हो चुका है? देखो सी का हो चुका है आपके पास 4 और डी का हमारे पास क्या हो चुका है? तो डी का हो चुका है हमारे पास 1। करेक्ट ऑर्डर मिला करके देखो, सेकेंड, थर्ड, 4 एंड 1, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ठीक है। नाउ इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि विच रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। इनमें से कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट नहीं है? आपको पता है कि हाइड्रोजन का स्टेट 0 है, क्लोरीन का स्टेट यहाँ पे 0 है। यहाँ पे हाइड्रोजन +1 पर आ गया, क्लोरीन आपके पास -1 पे आ गया। तो सर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो गई, क्लोरीन की रिडक्शन हो गई, ये तो आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट है। आगे बढ़िए, यहाँ पे बेरियम +2 है, क्लोरीन आपके पास -1 पर है, सोडियम +1 पर है, यहाँ पे बेरियम +2 पर है, सोडियम +1 पर है और क्लोरीन -1 पर है। सल्फेट को ये पूरा मैं ले लेता हूँ -2, यहाँ पर भी मैं ले लेता हूँ -2। तो आप देख सकते हैं किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपका बदला नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि सर बेरियम +2 पर है, प्रोडक्ट में भी वही है आपका, नो ऑक्सीडेशन नो रिडक्शन, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। फिर इस वाले केस में देखो तो जिंक अभी 0 पर था, यहाँ पे जिंक +2 पर आ गया, सर ऑक्सीडेशन की बात हो गई है।
यहाँ पे कॉपर +2 पर था, यहाँ पे कॉपर 0 पर आ गया सर, तो रिडक्शन की बात हो गई है, मतलब यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन वर्क कर रहा है। आगे बढ़िए, यहाँ पे क्लोरीन है बाबू +5 स्टेट पर, आयोडीन है 0 स्टेट पर। यहाँ पे आयोडीन आ गया +5 पर और क्लोरीन आ गया आपके पास 0 पर। तो क्लोरीन की क्या हो चुकी है देखो, तो रिडक्शन हो चुकी है, और आयोडीन की क्या हो चुकी है, तो सर ऑक्सीडेशन हो चुकी है, मतलब यहाँ पर भी रेडॉक्स रिएक्शन का बात हो जाएगा। यानी कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, हमारे पास 2 स्टेटमेंट है। सबसे पहला स्टेटमेंट नंबर 1, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सर एनिलीन आपके पास रिंग में NH2 ग्रुप रखता है, आपको पता है कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर होती है, और इसके बाद हम लोग लेकर के आते हैं AlCl3। फिर वो चाहे अल्काइलेशन का बात सोचना हो या फिर असाइलेशन का बात सोचना हो। अगर अल्काइलेशन बात कर रहे हो तो RX के साथ आप क्या यूज करते हो, AlCl3 यूज करते हो। और आपको पता है कि AlCl3 आपके पास लिविस एसिड की तरह काम करता है, जो इस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा और एक सॉल्ट का निर्माण कर देगा। किसका निर्माण कर देगा, सॉल्ट का निर्माण कर देगा, NH2+ और क्या होगा, AlCl3 हो जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। कौन सा, फ्रीडल क्राफ्ट वाला, चाहे वो अल्काइलेशन की बात हो फिर वो चाहे एसाइलेशन की बात हो। तो पहला स्टेटमेंट तो आपके पास सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल थालामाइड सिंथेसिस, है ना। जैसे थालामाइड वाला रिएक्शन आपको याद होगा, क्या होता है हमारे पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये हो गया आपके पास NH, थैलीमाइड हो गया। ये सबसे पहले इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो आपके पास यहाँ पे क्या निकलता है, H2O निकलता है, और आपके पास प्रोडक्ट बन जाता है पोटेशियम थैलीमाइड, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और फिर ये हो जाता है NK। नाउ यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम लोग RX, क्या इस्तेमाल करते हैं, RX का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे बन जाता है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और फिर हो जाता है बाबू NR। नाउ इसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, तो आपके पास 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है। आप इससे एनिलीन का फॉर्मेशन नहीं करवा सकते, क्यों, क्योंकि एनिलीन बनाने के लिए यहाँ पर RX की जगह पर आपको अराइल हैलाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अराइल हैलाइड जैसे ही आप लेकर के आओगे ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करना शुरू कर देगा। यानी कि यहाँ पर गैब्रियल थालामाइड सिंथेसिस के दौरान आप सिर्फ अल्काइल हैलाइड का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, अराइल हैलाइड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिल जाएगा अगर आप अराइल हैलाइड को यूज करेंगे तब। यानी कि सेकेंड वाला स्टेटमेंट में भी आपका करेक्ट है कि एनालिन जो है कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस, ये एरोमेटिक एमीन का फॉर्मेशन ये नहीं करवा पाता है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास है लिस्ट 1 विथ लिस्ट नंबर 2 पे आपको मैच द फॉलोइंग दिखाना है। ठीक है, लिस्ट नंबर 1 पे कंपाउंड दिया गया है और लिस्ट नंबर 2 पे शेप है या फिर ज्योमेट्री आपके पास मौजूद है। सबसे पहले NH3 जो कि अमोनिया है, हाइब्रिडेशन क्या होता है बच्चों, sp3 होता है। ज्योमेट्री इसका टेट्राहेड्रल लेके चलते हैं और एक लोन पेयर होने के वजह से इसका शेप चेंज हो जाता है और नाम क्या पड़ता है, पैरामिडल, या फिर इसको हम लोग नाम दे सकते हैं ट्राइगोनल ट्राइगोनल पैरामिडल। ठीक है, एक तो ये सही हो गया। नाउ इसके बाद हम लोग बात करते हैं HCF4 के बारे में। HCF4 का हाइब्रिडेशन होता है बाबू sp3d2 होता है, जो कि ऑक्टाहेड्रल के रेंज में आता है ना। और अगर हम लोग इस पे ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ कर लें इस टाइप का, तो हमारे पास यहाँ पे लोन पेयर हुआ, यहाँ पे लोन पेयर हुआ, फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन। लोन पेयर साइड करके देखेंगे तो आपको स्क्वायर प्लेनर नजर आएगा, मतलब सी वाले का ऑप्शन कौन सा है बाबू, तो ऑप्शन नंबर 2 है हमारे पास। नाउ इसके बाद SF6 के बारे में बात करते हैं हम लोग। SF6 क्या है, हाइब्रिडेशन देखिए 6 6 जा
12 हो जाएगा, 12/2 यानी हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा बाबू sp3d2, sp3d2। और sp3d2 में शेप कैसा होता है, तो ऑक्टाहेड्रल शेप होता है, कुछ ऐसा लेके चल लेंगे, f हो गया, f हो गया, f हो गया, f हो गया, f हो गया और f हो गया, 3 और 3 क्या हो गया, 6 हो गया। मतलब इसका हो जाएगा कौन सा बाबू, तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। और जो बच गया वो आपके पास क्या होगा, के स्क्वायर पैरामीटर होगा। यानी कि पहले वाले ऑप्शन का तो मिल गया सर फर्स्ट, बी वाले ऑप्शन का हो गया सर 4, और सी वाले ऑप्शन का हो गया सर आपके पास 2, और डी वाले ऑप्शन का हो गया आपके पास 3। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, 1, 4, 2 एंड 3, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स रिएक्ट्स इंस्टेंटेनियसली विथ लुकास रिएजेंट। आपको पता है कि लुकास रिएजेंट में 3 डिग्री अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपेरिजन टू 2 डिग्री अल्कोहल इन कंपेरिजन टू 1 डिग्री अल्कोहल। आपको ये बात मालूम है। तो 3 डिग्री अल्कोहल अगर आप यहाँ पे देखें कि कितना डिग्री है बाबू, तो 1 डिग्री अल्कोहल है। ये कितना डिग्री है, दिस इज अ 3 डिग्री अल्कोहल। ये कितना डिग्री है सर, तो 1 डिग्री अल्कोहल है। और ये कितना डिग्री है, तो आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, 3 डिग्री वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अरे बहुत आसान क्वेश्चन आया बाबू इस बार, है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, द हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH वैल्यू ऑफ 3 गैसेस A, B एंड C इन वाटर आर 145। ए आपके पास कितना है बाबू, ए है आपके पास 145, बी आपके पास कितना है, तो 2 × 10⁻⁻5 है, और सी हमारे पास कितना है, तो 35 है। और ये सब दिया गया है किलो बार के फॉर्म में, है ना। और आपसे क्वेश्चन पूछा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज गैसेस इन वाटर फॉलो द ऑर्डर। आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू दिया गया बाबू, अगर KH का वैल्यू बढ़ेगा ना तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर आपकी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि KH जो होगा दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आप सॉल्युबिलिटी सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, सॉल्युबिलिटी सोच सकते हैं। अब अगर आप देखें KH ज्यादा किसका है, तो सर KH ज्यादा है आपका A का, उसके बाद C का, उसके बाद B का। इसका मतलब अगर आप सॉल्युबिलिटी सोचेंगे तो सॉल्युबिलिटी A से ज्यादा किसका होगा, C, और C से ज्यादा किसका होगा बाबू, तो B होगा। करेक्ट ऑर्डर ढूंढ लो कौन सा है, B का सबसे ज्यादा, उसके बाद C, उसके बाद A, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। कर सकते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिएजेंट विथ विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट टू गिव द करस्पॉन्डिंग टेस्ट या प्रोडक्ट्स आर। आपके पास ये जो 4-5 ऑप्शन दिया गया है ना, इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ग्लूकोज के साथ रिएक्शन शो करेगा और कौन सा ग्लूकोज के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो अगर हम लोग ग्लूकोज के बारे में देखते हैं तो ग्लूकोज क्या है बाबू, C+O और H, CHOH का होल 4, और ये हो जाएगा सर CH2OH। आपको पता है एक चीज कि टॉलेंस रिएजेंट उसी के साथ रिएक्शन करता है जहां पर अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होती है। यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ ये तो रिएक्शन आपका शो कर देगा। नेक्स्ट है चिफ रिएजेंट। तो चिफ रिएजेंट के साथ यहाँ पे कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं। फिर HCN के बारे में अगर आप बात करते हैं तो HCN में आप H+ और CN- सोच करके चलो, CN- को कार्बन पर अटैक करा दो, बॉन्ड ऑक्सीजन खींच लेगा, H+ इस ऑक्सीजन पे कनेक्ट हो जाएंगे, तो आपके पास जो रिजल्ट बन जाएगा CH यहाँ पर हो गया आपके पास CN, ये हो गया आपके पास OH, CHOH का होल 4, और फिर हो जाएगा CH2OH। दैट मीन्स ये एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है और यहाँ पे ग्लूकोज के केस में देखने को मिल जाएगा। नाउ ये आपके पास दिया गया NH2OH, यहाँ पर भी रिएक्शन हो जाएंगे हमारे पास। आप लेके चल सकते हैं C+O और H, ये हो गया CHOH का होल 4, और यहाँ पर हो गया CH2OH। मैं यहाँ पर के लेकर के आ जाऊं H2N और OH, आप सिंपल यहाँ से वाटर निकाल सकते हैं तो आपका मेन रिजल्ट बन जाएगा। मतलब ग्लूकोज के साथ ये भी आपका रिएक्शन शो कर जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आपका रिएक्शन शो नहीं करेगा। मतलब ग्लूकोज के साथ सिर्फ
रिएजेंट आपका रिएक्शन शो नहीं करेगा, और NaHCSO3 भी आपका रिएक्शन शो नहीं करेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी बी एंड ई आपका दो रिएजेंट ऐसे हैं जो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन शो नहीं करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पास यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, सबसे पहले आप एक काम कर लो कि मैं यहाँ पे BH3 को इस्तेमाल कर लेता हूँ, है ना, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आपके पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, दिस इज अ CH2 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 होल थ्राइस एंड B हो जाएगा आपके पास, ऐसा होगा। नाउ अगर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं H2O2 ऑब्लिक OH माइनस, तो आपको पता है कि ये OH माइनस इस कार्बन पर अटैक हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ एंटी मार्कोनिक रूल। आप सोचते हैं यहाँ पर, तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा CH2 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 और क्या हो जाएगा बाबू, OH हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको अल्डिहाइड तक पहुंचना है ना, तो अल्डिहाइड तक पहुंचने के लिए सिंपल आप इसको PCC के साथ रिएक्शन करा दो, तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो CH2 और क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। यानी क्या क्या आपने इस्तेमाल किया, एक तो सर आपने BH3 को इस्तेमाल किया, दूसरा आपने H2O2 ऑब्लिक OH माइनस को इस्तेमाल किया, और तीसरा आपने PCC को इस्तेमाल किया है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है फेलिंग सॉल्यूशन ए इज, तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, दिस ये एक्वस कॉपर सल्फेट। ये क्या होता है बाबू, एक्वस कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट नंबर 2। लिस्ट 1 में आपके पास क्वांटम नंबर दिया गया है, और लिस्ट नंबर 2 पे आपके पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड किए गए हैं। सबसे पहले क्या है, ml, और एक है आपके पास ms। ये तो आपके पास स्पिन बता रहा होगा, दिस इज अ स्पिन, यानी ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसका मिल चुका है, ये बी का मिल चुका है। इसके बाद बढ़ते हैं ml, ये हमें क्या बता रहा होगा, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, यानी ये ए का मैच है। इसके बाद l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो शेप के बारे में बताता है, दिस इज c। और एक है आपके पास n जो है आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो कि साइज ऑफ ऑर्बिटल को बताएगा, यानी ये हो जाएगा आपके पास t। तो a का हो गया आपके पास 3, b का हो गया आपके पास 4, c का हो गया आपके पास 1, c का हो गया आपके पास 1, और d का हो गया आपके पास 2। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच ट्रीटेड विथ 25 ml of 0.75 molar HCl solution, the mass of sodium hydroxide left unreacted is equal to। हमारे पास है सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हमने रिएक्ट करा दिया HCl के साथ, तो बन जाएगा बाबू NaCl, और साथ में क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस करें तो स्टिचियोमेट्रिक यहाँ पे कितना मिलेगा, 1 मोल, यहाँ भी कितना मिलेगा, 1 मोल, यहाँ भी हो गया आपके पास 1 मोल, और यहाँ भी कितना हो गया आपके पास 1 मोल। अब गिवन क्या है बाबू, देखो तो गिवन हमारे पास 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसको मोल बना लें तो 1 अपॉन क्या होगा 40, दिस इज मोल। क्या मिल चुका है, मोल मिल चुका है। HCl के लिए बात करते हैं तो आपको पता है एक चीज कि मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल बाई वॉल्यूम, दैट इज मोल इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल हो जाएगा। यानी अगर इसमें मोल निकालना है तो सिंपल m इंटू भी को करना पड़ेगा, दिस इज अ मोल। अब m इंटू भी निकाल ले तो आप क्या है, मोलारिटी हो गया बाबू 0.75 और वॉल्यूम हो गया 25 ml। अच्छा ml को लीटर बना लेते हैं तो 1000 से डिवाइड कर दो, पॉइंट हटेगा तो आपका नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब 25 से कितना बार में चला जाएगा, 4 मरतबा में चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, 25 तिया 75, 25 चौका 100, यानी 40 हो गया। तो आप इसको ले सकते हैं 1/40 और यहाँ पे ले सकते हैं 1/40 और 3 को 4 से डिवाइड करोगे ना तो ये 0.75 के आसपास में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट बोले तो 1/40/1 वैल्यू कितना मिलेगा, 1/40 मिल जाएगा। और इसमें लेके चलेंगे तो 1/40 इंटू 0.75/1 होगा, यानी कि मिलेगा 1/40 इंटू 0.75।
यानी कि ये वैल्यू सबसे छोटी है, तो इसको हम लोग LR बोलेंगे, दिस इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, यानी टोटली कंज्यूम हो जाएगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो आप चलोगे यहाँ पे स्टिचियोमेट्रिक से, स्टिचियोमेट्रिक से देखें तो 1 मोल HCl से कितना मोल रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड, 1 मोल। इसका मतलब इतना मोल से कितना रिएक्ट करेगा, तो इसमें माइनस करना पड़ेगा आपको, है ना। तो क्या कर देंगे हम लोग, लिख सकते हैं कि 1 मोल HCl से कितना मोल रिएक्ट किया बाबू, 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किया, है ना। तो अब इतने मोल से इतना ही मोल रिएक्ट करेगा ना, तो इसके पास बचा कितना, तो लेफ्ट निकालना पड़ेगा। लेफ्ट कैसे निकालेंगे, लेफ्ट हो गया हमारे पास 1/40 माइनस, अब इसको माइनस कर दो यहां से, तो 1/40 इंटू क्या होगा 0.75 हो जाएगा। अब 1/40 कॉमन निकाल लो, तो 1 माइनस 0.75 हो जाएगा, यानी कि 0.25 इंटू क्या होगा बाबू 1/40 हो जाएगा। ये मोल आ चुका है हमारे पास, दिस इज मोल। नाउ आपको क्या निकालना है, वेट निकालना है ना, तो वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड निकाल सकते हैं, मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मोल कितना है देखो तो 1/40 इंटू 0.25, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना हो जाता है, तो 40 हो जाएगा। ये कट गया आपके पास, तो हो गया 0.25 ग्राम। अच्छा, 0.25 ग्राम को आप चाहे तो मिलीग्राम में बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। तो 0.25 ग्राम को अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 250 मिली कर सकते हैं। यानी सही ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन हीटिंग सम सॉलिड सबस्टेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। द टेक्निक यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सच सॉलिड सबस्टेंस बेस्ड ऑन द एबव प्रिंसिपल इज नोन एज। आपको पता है कि सॉलिड से वेपर स्टेट में जो ट्रांसफर होते हैं विदाउट एग्जिस्टिंग लिक्विड स्टेट, तो इस प्रोसेस के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस। आपको पता है, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बाबू, डेल्टा एनजी होता है। ठीक है, जरा सोचें, यहाँ पे लिक्विड से क्या बन रहा है, वेपर बन रहा है। तो अगर मान लो लिक्विड है और लिक्विड से आप वेपर बना रहे हैं, तो डेल्टा एनजी आपके पास कितना मिल गया, देखो तो दैट इज पॉजिटिव मिल जाएगा ना आपके पास। प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट मोल को माइनस करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे तो सर एंट्रोपी आपका चेंज हो रहा है। आगे बढ़िए, यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड फ्रॉम 130 केल्विन टू 0 केल्विन। भाई यहाँ पे रैंडमनेस तो बढ़ ही नहीं रहा, आपने टेम्परेचर कम कर दिए, तो टेम्परेचर कम करने से रैंडमनेस थोड़ी बढ़ता है। तो ऐसे केस में रैंडमनेस इंक्रीज नहीं हुआ, तो यहाँ पे एंट्रोपी आपका नहीं बदलेगा। फिर इस वाले केस में देख लीजिए, ये भी सॉलिड, यहाँ पे गैस और गैस, तो यहाँ पे डेल्टा एनजी क्या मिल जाएगा आपके पास 112, और 2 माइनस 0 कहने का मतलब 2 हो गया, यानी डेल्टा एस क्या मिलेगा, पॉजिटिव, यानी यहाँ पे एंट्रोपी आपका चेंज हो जाएगा। अगले वाले केस में देखें, तो यहाँ पर अगर आप डेल्टा एनजी निकालते हैं तो 2 प्रोडक्ट वाला हो गया, रिएक्टेंट में कितना है 1, 2 माइनस 1 1 हो गया, यानी वैल्यू अभी भी पॉजिटिव आया, दैट मीन्स डेल्टा एस होगा पॉजिटिव, यानी एंट्रोपी यहाँ भी चेंज होगा। तो एंट्रोपी चेंज कहाँ कहाँ हुआ बाबू, ठीक है, सबसे पहले ए में हुआ, आपके पास सी में हुआ और आपके पास डी में हुआ। यानी चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तो ए पर होगा, सी पर होगा और डी पर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट नंबर 2। लिस्ट नंबर 1 पे प्रोसेस रखा गया है और लिस्ट नंबर 2 पे कंडीशन रखा गया है। सबसे पहला आइसोथर्मल प्रोसेस कब होता है बाबू, जब कांस्टेंट टेम्परेचर की बात होती है, यानी ए तो यहां पर हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस कब होती है, जब हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट की बात करते हैं, यानी ये हो गया आपके पास बी। इसके बाद आइसोबारिक की बात आप कब करते हैं, जब कांस्टेंट प्रेशर की बात सोचते हैं, यानी कि ये हो गया सी। और एडियाबैटिक कब होता है, जब आप हीट एक्सचेंज नहीं करते, यानी ये हो गया आपके पास डी। तो ए हो गया आपके पास सेकंड पर, बी हो गया थर्ड पर, सी हो गया आपके पास 4 पर, डी हो गया आपके पास 1 पर, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू। तो क्या कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमारे पास है बाबू नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन एक है, फ्लोरीन एक है, कार्बन एक है, सिलिकॉन। ठीक है,
तो फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, यहाँ पे सिलिकॉन हो गया। इधर सीधा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बाबू, तो डिक्रीज होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन, और लास्टली क्या होगा आपके पास, सिलिकॉन होगा। ठीक है, तो फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, हमारे पास दो स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट 1, बोथ दिस कॉम्प्लेक्स एंड दिस कॉम्प्लेक्स आर ऑक्टाहेड्रल बट डिफर इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। हाँ, हो सकता है अलग अलग बिहेवियर हो सकता है, क्योंकि सर अमोनिया जो होता है ये एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जबकि ये आपके पास कैसा है, वीक लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो आमतौर पे वहां पर पेयरिंग की केस देखने को मिलती है, और यहाँ पे पेयरिंग की केस देखने को नहीं मिलती है। तो पेयरिंग होगा तो मे बी ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, और अनपेयर्ड होगा तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। यानी पहला स्टेटमेंट तो सही है आपका। दूसरा क्या कह रहा है कि कॉम्प्लेक्सेस इज डायमैग्नेटिक वेयर एज दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक। बिल्कुल सही है, क्योंकि सर अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा ना, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आमतौर पे पेयरिंग की केस देखने को मिल जाती है, जबकि इस केस में आपको पेयरिंग की केस देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वीक लिगेंड की तरह काम करता है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट नंबर 2। आपके पास मॉलिक्यूल दिया गया और साथ में उसमें किस प्रकार की बॉन्ड है ये आपसे पूछ रहा है, लेकिन बॉन्ड ध्यान देना सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले इथेन की बात करते हैं। तो इथेन ऐसा होता है, आपको पता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड सिर्फ एक ही है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड यानी कि 3A नंबर वाला हो जाएगा। इथीन की बात करते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यानी एक सिग्मा और एक पाई हो गया हमारे पास, यानी एक सिग्मा और एक पाई कहां पर है बाबू, तो ऑप्शन नंबर 4 पर ये हो गया बी। अच्छा, C2 वाला केस में आपको स्पेशल पता है कि C2 वाले में दोनों बॉन्ड आपके पाई ही बॉन्ड होते हैं। C2 वाले में क्या होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, यह आपको मैं क्लासरूम में बता चुका हूं, यानी कि C वाले का हो जाएगा आपके पास सेकेंड नंबर। इसके बाद इथाइन की बात करते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया, एक सिग्मा और क्या मिल जाएंगे, 2 पाई मिल जाएंगे, यानी कि फर्स्ट वाला का हो गया आपके पास डी। चेक करें जरा, तो ए हो गया आपके पास थर्ड, बी हो गया आपके पास 4, सी हो गया आपके पास 2 एंड डी हो गया आपके पास 1, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मिला के देख सकते हैं 3, 4, 2 और फिर क्या हो गया 1 हो गया, कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ड्यूरिंग कॉलिजन, रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि आपको रिलेशन पता है कि लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू क्या होता है, EA अपॉन 2.303 इंटू R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस क्या होता है 1 अपॉन T2 होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग टेम्परेचर पे आपको रेट कांस्टेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। चलिए बच्चों, इस वाले क्वेश्चन पे अगर आप देखते हैं तो कह रहा है क्वेश्चन कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। अच्छा, Kp और Kc का रिलेशन क्या होता है, Kc RT के पावर डेल्टा Ng, यही होता है। अब Kp और Kc दोनों बराबर कब हो सकता है, अगर मान लो डेल्टा Ng दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ओनली फॉर गैस माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ओनली फॉर गैस। ठीक है, अगर डेल्टा Ng की वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है तो अगर यहाँ पे 0 पुट कर लेंगे तो Kp इज इक्वल टू क्या होगा, Kc RT के पावर हो जाएगा 0, और किसी का पावर 0 तो वैल्यू क्या हो जाती है 1, यानी Kp बराबर क्या मिल जाएगा, तो Kc मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको ये ढूंढना है कि कहाँ पे डेल्टा Ng का वैल्यू 0 हो रहा है, और 0 कैसे मिलेगा कि सर प्रोडक्ट का गैस वाला मोल और रिएक्टेंट का गैस वाला मोल जो है आपका सेम होना चाहिए। देखो जरा, यहाँ पे 1 1 ये हो गया 1 और ये 1,
112 मोल यहाँ पे हो गया प्रोडक्ट पर, रिएक्टेंट पे हो गया सर 2, यानी डेल्टा Ng क्या मिल गया बाबू, 2 में से 2 मिल गया यानी कि 0 हो गया। इसमें तो आपके पास Kp इक्वल टू Kc मिल जाएगा। अगले वाले केस में देखें, यहाँ पे 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 1। अब डेल्टा Ng निकालो तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट यानी 112 हो गया, यहाँ से 112 हो गया -2 यानी कि यहाँ पे भी 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे Kp Kc दोनों बराबर है हमारा। अगले वाले केस में देखें तो ये 1 मोल हो गया, यहाँ पे 1 मोल हो गया, यहाँ पे 1 मोल हो गया। तो डेल्टा Ng अगर चेक करते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट यानी 1 कितना हो गया आपके पास 2 - 1 यानी कि हो गया 1। तो इस वाले में डेल्टा Ng का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया है। दैट मीन्स यहाँ पर आपका Kp और Kc दोनों बराबर नहीं होगा। अगले वाले केस में देख लीजिए, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और डेल्टा Ng अगर निकालेंगे तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस कर दो, वैल्यू आ गया 0। तो यहाँ पे भी Kp और Kc दोनों बराबर हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट नंबर 2। लिस्ट 1 और लिस्ट नंबर 2 में क्या है, लिस्ट 1 में कन्वर्शन दिया हुआ है और लिस्ट नंबर 2 पे नंबर ऑफ फराडे रिक्वायर्ड दिया गया है। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले 1 मोल ऑफ H2O से बनाना है O2। आपको पता है कि ऑप्शन में -2 है और ये चार्ज 0 है। अब -2 से 0 तक पहुंचने के लिए सर आपको 2 इलेक्ट्रॉन खेलना पड़ेगा, यानी 2 फराड की बात हो जाएगी। किसकी बात हो जाएगी, 2 फराड की बात हो जाएगी। यानी ए जो होगा आपके पास यहां पर होगा। इसके बाद है हमारे पास 1 मोल ऑफ MnO4-। तो मैग्नीज का स्टेट क्या है, +7, ये +2 हो गया। तो +7 से +2 जा रहे हैं आप, 5 इलेक्ट्रॉन खेल कर रहे हो ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, यानी कि 5 फराड की बात सोच रहे हैं। यानी कि 5 फराड बोले तो बी हो गया आपके पास 4 नंबर पर। तो नेक्स्ट वाला में देखो तो कह रहा है कि 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम यहाँ पे +2 स्टेट पर है, ये हो गया 0। कितने इलेक्ट्रॉन खेल लिए बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन खेल लिए, यानी 2 फराड हो गया। लेकिन ये जो 2 फराड मैं निकाल रहा हूँ, अभी थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि मैं यहाँ पे 1 मोल की बात कर रहा हूँ। तो 1 मोल में कितने फराड की जरूरत पड़ेगी, 2 फराड की। तो 1.5 मोल में कितना हो जाएगा, 3 फराड हो जाएगा। तो सर अगर 1.5 मोल सोच करके चलते हैं तो 3 फराड की जरूरत पड़ जाएगी, यानी ये हो गया आपके पास सी नंबर। इसको कैसे सोच रहा हूँ पता है, जैसे कैल्शियम +2 से 2 इलेक्ट्रॉन ये खाया था, तो कैल्शियम बना था ना, कितने मोल के लिए बात किया हमने, 1 मोल के लिए बात किया। कितने के लिए, 1 मोल के लिए। तो 1 मोल पर आपको 2 फराड लगा, 1 मोल पर 2 फराड लगा, तो 1.5 पर कितना लग जाएगा भाई, 0.5 ही तो बढ़ा है, आधा ही तो बढ़ा है, तो 1 बढ़ा दो इसमें। तो कितना मिल गया आपके पास, 3 फराड हो गया। कितना हो गया, 3 फराड हो गया। यानी ऑप्शन सी वाला जो होगा आपका वो पहला नंबर पर हो जाएगा। फिर 1 मोल ऑफ FeO2 बनाना है, Fe2O3। तो सर ये +2 हो गया, ये +3 हो गया। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चेंज, 1 इलेक्ट्रॉन चेंज, यानी 1 फराड की बात सोचेगा, ये 1 फराड की बात सोचेगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि ए हो गया आपके पास सेकंड, बी हो गया आपके पास 4, सी हो गया हमारे पास बाबू सेकंड। सी कौन सा है आपके पास, फर्स्ट है ना, और डी है आपके पास थर्ड। यानी कि सेकंड, फोर्थ, 1 और हो गया थर्ड। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। बहुत सिंपल सा। तो ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन अवेलेबल है। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि फॉर द रिएक्शन 2A से B बन रहा है। क्या बन रहा है, 2A से बन रहा है B और साथ में बन रहा है C। यहाँ पे Kc दे दिया गया है 4 × 10⁻³ At the given time the composition of the reaction mixture A, B and C is equal to 2 × 10⁻³ तो एक काम करो ना, यहाँ पे QC फाइंड आउट कर लो, रिएक्शन कॉसेंट। तो B इंटू क्या होगा, C डिवाइड बाई होगा A का स्क्वायर। अच्छा B कितना है, 2 × 10⁻³ C भी है 2 × 10⁻³ डिवाइड बाई A कितना है बाबू, 2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। सॉल्व करें इसको, तो 2 2 जा हो गया 4, 4 इंटू हो गया 10⁻⁻6 बाई यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 × 10⁻⁻6 वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि QC का वैल्यू 1 आया हुआ है
और Kc का वैल्यू 4 इंटू 10⁻³ है, और 10 के पावर जितना नेगेटिव वैल्यू उतनी ही छोटी हो जाती है। दैट मीन्स Qc बड़ा है यहाँ पर Kc से, और Qc को मैं इधर रखता हूं और Kc को मैं इधर रखता हूं, ठीक है। तो Qc बड़ा हो गया Kc, तो रिएक्शन किधर मूव कर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देखो तो रिएक्शन हैज अ टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, तो साफ साफ दिख रहा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना, दिस इज अ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 30, द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विथ फास्टर रेट इज, तो आपको पता है कि SN1 रिएक्शन पर 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री, ऐसा होता है। तो अगर आप इस वाले Br को हटाओ तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, इस वाले Br को हटाते तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, इस वाले Br को हटाते तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, और इस वाले Br को हटाते तो सर यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पर इस वाले केस में बी वाले, तो सर पॉजिटिव सिंगल डबल स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, साथ में 3 अल्फा हाइड्रोजन भी अवेलेबल है हमारे पास। फिर इस वाले केस में यहाँ पे रेजोनेंस तो है लेकिन पॉजिटिव चार्ज की डिलोकलाइजेशन नहीं है। फिर इस वाले केस में देखते हैं स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर भी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस नहीं है। तो आपको पता है कि फैक्टर में रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल होता है, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव होते हैं, यानी कि कौन सा करेक्ट आंसर आएगा बताओ, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस भी है यहाँ पर और हाइपर कंजुगेशन भी है यहाँ पर, मतलब ये वाला ज्यादा फास्टर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट नंबर 2। आपके पास ये रिएक्शन दिया गया है, ए में क्या रिएजेंट लगाएंगे कि ये बन जाएगा, ठीक है। आपके पास अच्छा ओजोनोलाइसिस है ना, ओजोनोलाइसिस करा दो यहां से, ऐसे अगर कराते हैं तो आपके पास बन जाए कीटोन, यानी कि ए का हो गया बाबू 4 नंबर, दिस इज अ ए, ओजोनोलाइसिस वाला हो गया। इसके बाद बेंजीन से इसको करना है ना, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये वाला में अगर अप्लाई कर लें तो सर ये Cl यहाँ पे एब्जॉर्ब कर जाएगा, ये वाला यहाँ पे अटैक कर जाएगा, मतलब इसको ऐसा ले लो, ये रिंग हो गया, रिंग हो गया, ये हो गया आपके पास रिंग C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हो गया Cl, फिर हो गया आपके पास AlCl3, ठीक है। ये Cl एब्जॉर्ब कर लिया, कार्बोकेटायन जनरेट यहाँ पर किया, आपके पास प्रोडक्ट बन गया होगा कुछ ऐसा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी हो गया ऐसा, ठीक है। तो B का कौन सा खेल हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर इस वाले केस में देखिए C वाले में ये कीटोन बना रहा है, कीटोन बना रहा है डायरेक्ट, तो आप यहाँ पे क्रोमियम ऑक्साइड अप्लाई कर लो डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा बाबू हमारे पास CrO3 वाला, दिस इज ऑप्शन नंबर सी। और एल्केन को अगर कार्बोक्सिलिक में डायरेक्ट कन्वर्ट करना होता है तो बेसिक मीडियम वाला KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करा दो तो आपका डायरेक्ट रिएक्शन हो जाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो रहा है, ए का हो गया सर आपके पास 4, बी का हो गया सर 1, सी का हो गया सर 2 एंड डी का हो गया 3, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। तो आप एक काम करो, आपको मैग्नेटिक मोमेंट पता करना है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लो, है ना। टिटेनियम की बात करते हैं, टिटेनियम हो गया 22, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 4s2 और 3d क्या होगा बाबू 2 हो जाएगा। और अगर आप +3 सोच के चलते हैं तो ये 2 खत्म, यहां से 1 खत्म, तो रिजल्ट बनेगा 4s0 और 3d 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद है आपके पास क्रोमियम +2, एटॉमिक नंबर कितना 24, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 4s0 और 3d क्या हो जाएगा बाबू तो 4 हो जाएगा। इसके बाद मैग्नीज की बात करते हैं तो मैग्नीज +2 यानी कि 25 हो गया, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 4s0 के साथ साथ 3d 5 हो जाएगा।
फिर Fe+2 के बारे में बात करते हैं, एटॉमिक नंबर है 26, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 4s0 और 3d6 हो जाएगा। फिर इसके बाद स्कैंडियम आप +3 के बारे में सोचते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 4s0 और 3d क्या होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना है बाबू, तो 4 है। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है तो 1 है। इस वाले केस में देखें तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना मिल जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया आपके पास 5। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो मैं बताया हूं कि अगर 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं डी ऑर्बिटल पर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका है 10 में से 6 माइनस कर दो तो आपके पास हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। 10 में से डी इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देना होता है ना, तो 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो एक तो क्रोमियम में आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 मिला और एक मिला आपके पास आयरन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, यानी कि क्रोमियम वाला एक तो बी वाला हो गया और एक हो गया आपके पास Fe+2 डी वाला, जिसके पास मैग्नेटिक मोमेंट आपका सेम होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी और डी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो रहा है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग में। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक कंपाउंड विथ अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C6H12 हैज 2 टर्शियरी कार्बन। इसका 2 टर्शियरी कार्बन चाहिए ना, एक तो ये टर्शियरी कार्बन हो गया और एक तो ये टर्शियरी कार्बन हो गया, तो 1 2 3 एंड 4 IUPAC 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया था इस बार। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 फॉर हीलियम प्लस आयन इज -x जूल, देन दैट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल टू 2 स्टेट फॉर Be+3 आयन इन जूल। तो आपको पता है बोर्स एनर्जी क्या होता है, -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम वाला। यानी कि आप एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या सोच रहे हैं बाबू, -Z² अपॉन n² सोच रहे हैं। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख लूं, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू Z1 का स्क्वायर अपॉन Z2 का स्क्वायर इंटू N2 का स्क्वायर बाई क्या होगा तो N1 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब E1 अपॉन E2, Z1 कितना है बाबू, देखो तो मैं हीलियम मान लेता हूं 1 को, यानी ये हो गया 2 का स्क्वायर और बेरिलियम हो गया आपके पास 3 का स्क्वायर, बेरिलियम हो गया 4 ना, 4 का स्क्वायर हो गया इंटू N2 देखें तो आपके पास 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया और N1 आपके पास हो गया तो 1 का स्क्वायर हो गया। 2 दूनी की 4, 2 दूनी की 4, यानी 4 चौका 16 और 4 चौका 16, यानी वैल्यू कितना मिला 1। दैट मीन्स E1 बराबर क्या मिला, E2 मिला, और E1 किसके बराबर था तो -x जूल के बराबर था, यानी कि E2 भी क्या होगा तो -x जूल के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट नंबर 1, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट फॉलो द ऑर्डर। H2O का ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी यहाँ पर। और आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट सल्फर, सेलेनियम और टेलेरियम, डाउन द ग्रुप क्या होता है बाबू, इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है ना, यानी कि H2S से ज्यादा होगा H2Ac और इससे ज्यादा होगा H2Te और सबसे ज्यादा हो जाएगा H2O। क्यों, क्योंकि वाटर के केस में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आती है, यानी सही ट्रेंड है आपके पास पहला वाला। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास H2O इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसी बात का मैंने जिक्र किया, इन वाटर इट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल सही बात है कि वाटर केस में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है, तो बाकी सभी कंपेरिजन में इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर बोथ ट्रू। ठीक है,
चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेक्शन बी पर हम लोग आ चुके हैं कि मास इन ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग 9.6487 एम्पियर करंट। आपके पास करंट कितना फ्लो किया जा रहा है 9.6487 एम्पियर ना, थ्रू अ वोल्टामीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 100 सेकेंड। टाइम कितना है 100 सेकेंड और करंट कितना है आपके पास 9.6487 एम्पियर दिया गया। गिवन दिया गया मोलर मास ऑफ कॉपर और साथ में फराड का वैल्यू दिया गया है आपके पास 96487 कूलम। तो हम लोग जानते हैं अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिटेड, फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, E इंटू आई इंटू टी अपॉन क्या होता है 96500 कूलम है ना। अब चूंकि फराड का वैल्यू लिया गया है हमारे पास 96487 वाला, 96487 वाला, तो इसी को अप्लाई कर लो यहां पर। तो m इज इक्वल टू, अच्छा इक्विवेलेंट मास क्या होगा मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर इंटू आई इंटू टी इंटू क्या होगा तो 96487 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास कितना बाबू 63 और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ना, तो कॉपर सल्फेट बोले तो CuSO4 यानी ये +2 हो गया, ये -2 हो गया, तो n फैक्टर कितना हो गया आपके पास 2 हो जाएगा। करंट हो गया 9.6487, टाइम हो गया आपके पास 100 डिवाइड बाई 96487 हो गया। पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना जीरो आ जाएगा 4 जीरो आ जाएगा, ये और ये कैंसिल। इसको सॉल्व करेंगे आएगा बाबू 31.5, कितना आ जाएगा 31.5। अच्छा ये 2 जीरो खत्म, तो ये 2 जीरो खत्म होगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, यानी सही आंसर आएगा 0.315 ग्राम, 0.315 ग्राम, यानी कि करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कंपाउंड X containing 32% of A, 20% of B and remaining percentage of C, then the empirical formula of X। सबसे पहले एलिमेंट A है, एक B है और एक C है, ठीक है ना। A कितना है बाबू 32%, B कितना है हमारे पास 20%, तो C कितना हो जाएगा आपके पास 48% हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास सबका दिया गया है हमारे पास, ये हो गया 64, ये हो गया 40 और ये हो गया 32। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले परसेंटेज को अमाउंट के साथ डिवाइड करते हैं, यही जानते हैं हम लोग, यानी 32/64 सॉल्व करेंगे आएगा 0.5। फिर यहाँ पर देखिए 20/40 सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी 0.5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे आपके पास 48/32, ये आ जाएगा आपके पास 1.5। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल रेशियो निकालते हैं, इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है सब में डिवाइड किया जाता है ना, तो 0.5 डिवाइड बाई 0.5 वैल्यू हो गया 1, 0.5 डिवाइड बाई 0.5 वैल्यू हो गया 1 और 1.5 बाई 0.5 वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसी वैल्यू से सबसे डिवाइड किया जाता है। तो 0.5 में 0.5 से डिवाइड हुआ, 0.5 में 0.5 से डिवाइड हुआ और 1.5 में 0.5 से डिवाइड हुआ। इंपेरिकल फॉर्मूला मिल गया, A का 1 यूनिट, B का 1 यूनिट और C का 3 यूनिट, यानी कि सही क्या होगा तो ABC3 होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन अ सील्ड वेसल एट इक्विलिब्रियम विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड NO दिया गया है हमारे पास। If 0.1 mole per liter of NO gas is taken in a closed vessel, what will be the degree of dissociation alpha of NO at equilibrium? है ना। सबसे पहले आप क्या करो, रिएक्शन लिखो, N2 गैस साथ में क्या हो गया O2 गैस हो गया। अच्छा Kc निकालेंगे तो क्या होगा, यहां से N2 इंटू O2 डिवाइड बाई क्या लिखेंगे तो NO का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज Kc इज इक्वल टू N2 कितना है बाबू देखो तो 3 इंटू 10 टू द पावर -3। O2 हमारे पास कितना है तो 4.2 इंटू 10 टू द पावर -3 और NO हमारे पास कितना है तो 2.8 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जरा आप सॉल्व करके देखें, Kc इज इक्वल टू देखो तो ये आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 4.2 इंटू 10 के पावर हो गया -6 बटा
2.8 का हो गया होल स्क्वायर इंटू 10 के पावर -6 हो गया, ये भी 10 के पावर -6, 10 के पावर -6 कट जाएगा आपका। सॉल्व करें इसको, 3 दूनी की 6 और 4 तिहाई 12, 12.6 हो गया। अब 2.8 को 2.8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 7.84, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 7 से कितना मरतबा में, 7 एकम 7 है ना, यानी 1.60 के आसपास में आ जाएगा, 1.60 आप लेके चल सकते हैं। अब क्या करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है ना, तो अगेन आप रिएक्शन वाले पार्ट को ही इस्तेमाल कर लो। N2 प्लस क्या हो गया, O2 हो गया। मान लो टाइम इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन C थी, तो ये 0 0 होगा। टाइम इक्विलिब्रियम पर C में से C अल्फा चला गया, यहाँ पे C अल्फा बाई 2 हुआ होगा, यहाँ पे भी C अल्फा बाई 2 हुआ होगा, ठीक है। अब सारे वैल्यूज को आप रख करके देखें, तो यहां से अगर मैं Kc बराबर लिखूं तो Kc बराबर क्या होगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन यानी C अल्फा बाई 2 इंटू C अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई, नीचे अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या होगा, C माइनस C अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। कर सकते हैं, सॉल्व करो इसको। Kc इज इक्वल टू होगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाई 4। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो तो ये हो जाएगा आपके पास C स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। अब C स्क्वायर से C स्क्वायर कट जाएगा हमारा, क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो Kc इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, या फिर लिख लें तो Kc इज इक्वल टू हो गया अल्फा अपॉन 2 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको उठा के इधर कर दो, अंडर रूट Kc इज इक्वल टू हो गया अल्फा अपॉन 2 इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अच्छा Kc कितना आ चुका है, Kc आ चुका है बेटा 1.60, अल्फा डिवाइड बाई 2 माइनस क्या हो गया, तो 2 अल्फा हो गया। अब इसको आपको सिंपल सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसका जो रूट आ जाएगा वो होगा 1.26, ठीक है, इंटू 2 माइनस क्या होगा, 2 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा हो गया। सॉल्व करें इसको, 6 दूनी की 12, 2 दूनी की 4 और 1 5 और 2 एकम 2, 2.52 हो गया, माइनस 2.52 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा हो गया। इसको उठा के उधर करना पड़ेगा अल्फा को, तो क्या मिल गया, इधर सॉल्व कर रहा हूं ना, इसको उठा के इधर कर रहा हूं, 2.52 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2.52 अल्फा, यानी कि 2.52 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3.52 अल्फा हो गया। यानी अल्फा बराबर क्या होगा, तो 2.52 डिवाइड बाई 3.52। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 0.177, 0.717, ठीक है। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, इसका करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्लियर है ना। इसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस at 25 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम द प्रेशर ऑफ 20 एटमोस्फेयर टू द 10 एटमोस्फेयर इज गिवन, दिया गया R इज इक्वल टू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, है ना। तो हम लोग जानते हैं वर्क डन रिवर्सिबल में डेल्टा W इज इक्वल टू क्या होता है, -2.303 nRT लॉग बेस 10 P1 अपॉन क्या होता है, तो P2 होता है। थर्मोडाइनमिक में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो डेल्टा W इज इक्वल टू -2.303, n का वैल्यू हो गया 1, R लेके चलना है 2, और 25 डिग्री सेल्सियस पे केल्विन कितना मिल जाएगा, 298 लॉग बेस 10 P1 हो गया बेटा 20 और P2 हो गया आपके पास 10। अब इसको जरा सॉल्व करके देखेंगे, तो डेल्टा W इज इक्वल टू -2.303 इंटू 2 इंटू 298 और लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है, तो 0.301 हो जाता है, 0.301 हो जाता है। अब इसका लगभग आ जाएगा हमारे पास -413.14 कैलोरी आ जाएगा, ठीक है। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी आपको मिल जाएगा। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट ए एंड बी ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन रिस्पेक्टिवली आर। अच्छा ROH को PCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो बाई प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनता है, H3PO3 ऑर्थो फास्फोरस एसिड बनता है।
और PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो RCl HCl और साथ में क्या बनता है, POCl3 बनता है। तो A हो गया आपके पास H3PO3 और B हो गया आपके पास POCl3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, दिस कॉम्प्लेक्स इज अ होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल, एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज अ हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक किसको बोलते हैं, जिसमें लिगेंड आपका क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, और अगर लिगेंड एक दूसरे से डिफरेंट हो गया तो हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यानी ये होमोलैप्टिक है और ये हेट्रोलैप्टिक है, मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 आपका करेक्ट है। आगे कह रहा है स्टेटमेंट नंबर 2 पे, कॉम्प्लेक्स दिस हैज ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड, बिल्कुल एक ही प्रकार का लिगेंड मौजूद है, बट इसमें आपके पास लिगेंड एक से ज्यादा मौजूद है, एक क्लोरीन के फॉर्म में, दूसरा अमोनिया के फॉर्म में, है ना, जिसको हम क्लोराइडो बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, अमाइन बोलते हैं। यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 भी आपका करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, दैट मीन्स बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 आर ट्रू आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट सी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास क्या है बाबू, देखो तो CH3CH2, CH2 और फिर है आपके पास I, इसको रिएक्ट करा दिए सबसे पहले NaCN के साथ। तो आप ले लो, ये पार्शियल प्लस, ये पार्शियल माइनस, पार्शियल प्लस, पार्शियल माइनस, है ना। CN को I के साथ हटा दो तो आपके पास बन जाएगा CH3CH2, CH2 और फिर क्या हो जाएगा, तो CN हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद OH माइनस के साथ रिएक्शन कराना है, इसके साथ OH माइनस के साथ, बट ध्यान देना यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवा रहा है, तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में यहाँ पे अमाइड का फॉर्मेशन होता है ना। और अगर आप यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, क्या करवाते हैं बाबू, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो ये CN आपका कार्बोजेलिक में कन्वर्ट हो जाता है, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH हो जाएगा। लेकिन अगर आप पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये आपके पास अमाइड में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट बनाता है क्या, CH3CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और NH2 होगा। एकदम ध्यान से देख लेना, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में कार्बोजेलिक एसिड बनेगा और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में अमाइड का फॉर्मेशन होता है ना। इसके बाद आपको इस्तेमाल करना है ब्रोमीन और साथ में इस्तेमाल करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा रिएक्शन बाबू, हफमन ब्रोमामाइड रिएक्शन। आपको पता है कि सिंपल CO को हटा देते हैं तो प्रोडक्ट बन जाता है यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और फिर क्या हो गया आपके पास, तो NH2 हो गया। अब देखो इसका नाम क्या है, दिस इज अ प्रोपाइल एमीन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोर सॉल्ट सॉल्यूशन फेरस अमोनियम सल्फेट विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एडेड टू प्रिवेंट हाइड्रोलाइसिस ऑफ Fe+2 आयन। देखो हमने अभी लास्ट कुछ दिन पहले ही टाइट्रेशन का एक वीडियो भी आपको दिखाया था, जिसमें कि हमने आपको टाइट्रेशन में बताया था कि हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। क्यों, इसके पीछे भी रीजन होते हैं, क्योंकि सर नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल अगर करेंगे जो एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, और अगर आप KMnO4 का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो टाइट्रेशन में तो उसका इस्तेमाल करेंगे ना KMnO4 का, तो नाइट्रिक एसिड भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में आ जाता है, ये काम नहीं करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिजल्ट के तौर पे आपके पास Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है, जो एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये भी इस्तेमाल नहीं होगा। ये आपके पास हाइड्रेटेड होता है, डिहाइड्रेशन करवा देते हैं ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। डिहाइड्रेशन समझते हो ना, मॉलिक्यूल में अगर पानी मौजूद है तो सबको बाहर निकाल लेगा, ये अब्जॉर्ब भी कर सकता है, समझ रहे हो। तो ये वाला चीज भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आमतौर पे हम लोग टाइट्रेशन के दौरान डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का ही इस्तेमाल करते हैं। यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3। तो NF3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है, इसका डाइपोल मोमेंट ऊपर जाएगा और बाकी सबका डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ आएंगे। यानी एक ऊपर गया और एक रिजल्टेंट नीचे की तरफ आ गया।
ठीक है। और अमोनिया वाला केस में कैसा होगा, अमोनिया वाला केस में कैसा होगा, तो लोन पेयर की वजह से डाइपोल मोमेंट ऊपर गया और इन सब के वजह से भी डाइपोल मोमेंट किधर जाएगा बाबू, तो ऊपर ही जाएगा आपका। यानी कि लोन पेयर की वजह से भी ऊपर गया और रिजल्टेंट वाला भी ऊपर गया। तो जाहिर सी बात है कि इसमें दोनों डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन पर है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी और इसकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी, तो कम होगी। हमारा क्या ऑप्शन में है, डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अमोनिया। ये तो आपके पास करेक्ट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 कैनोनिकल फॉर्म कैन बी ड्रॉन फ्रॉम CO3 2-, ये कर सकते हैं हम लोग। C डबल बॉन्ड O, ये हो गया O-, ये हो गया O-। अगर इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे देंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, ये हो गया O-, ये हो गया O-। देखो इसमें भी चार्ज आ गया, इसमें भी चार्ज आ गया आपके पास। फिर इस नेगेटिव को यहाँ पर भेज दो तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। रिजल्ट आपके पास क्या बन गया, CO-, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये हो गया आपके पास O-। तो यहाँ भी डबल हो चुका है, यहाँ भी डबल हो चुका है, यहाँ भी डबल हो चुका है। यानी 3 अलग अलग प्रकार के आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेंगे, जो आपका कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहलाएगा। मतलब 3 कैनोनिकल फॉर्म कैन बी ड्रॉन फॉर CO3 2-, ये स्टेटमेंट आपका सही है। आगे बढ़िए। 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन। ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है बाबू, O-, यहाँ पे प्लस, ये हो गया डबल बॉन्ड। ऐसा नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे भेजेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। रिजल्ट क्या बनेगा, O के साथ नेगेटिव, इसके साथ डबल बॉन्ड O और ये हो गया पॉजिटिव। मतलब इसमें हाइब्रिड स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा बनता नजर आता है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपके घूमते रहते हैं आपके पास। तो 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना, 1 और 1 2, 3 तो नहीं बना, ये नहीं होगा आपका। BF3 हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। तो BF3 की बात अगर करते हैं तो BF3 का स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। और आपको पता है कि ट्राइगोनल प्लेनर में डाइपोल मोमेंट आपका 0 के बराबर होता है ना, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो प्लेनर के केस में अगर सारे बॉन्ड अवेलेबल होते हैं तो वैसे केस में डाइपोल मोमेंट क्या हो जाती है, तो 0 हो जाती है। मतलब ये नॉन जीरो तो नहीं होगा। मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक ना, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। गिवन बिलो आर सर्टेन केटायन यूजिंग इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ग्रुप नंबर फ्रॉम 0। सबसे पहली बात, ये आपके पास सॉल्ट एनालिसिस का टॉपिक है और यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन से एलिमेंट कौन से ग्रुप पे अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू सॉल्ट एनालिसिस, आपको वही बताना है। तो हमने एक यहाँ पे टेबल आपको दिखा दिया है कौन सा एलिमेंट कहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले एल्युमिनियम +3 के लिए बात करो तो एल्युमिनियम +3 बाबू मौजूद है आपके पास 3rd पर। ये कहाँ पर है, आपके पास 3rd ग्रुप पर मौजूद है। फिर कॉपर +2 की बात अगर करते हैं तो ये आपके पास 2nd A पर मौजूद होता है। कहाँ पर है, 2nd A पर मौजूद होता है। फिर Ba+2 के लिए अगर आप बात करते हैं तो ये मौजूद है बाबू 5 नंबर पर। कहाँ पर है, 5 पर है। इसके बाद कोबाल्ट +2 के लिए बात करते हैं तो सर ये आपके पास 4th ग्रुप पर है। और फिर Mg+2 के लिए बात करते हैं तो Mg+2 आपके पास मिल जाएगा कहाँ पर, 6 नंबर पे। कहाँ पे मिल जाएगा, 6 नंबर पे। यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है लेकिन Mg+2 तो आपके पास 6 नंबर पर ही होता है। कहाँ पर होता है, 6 नंबर पर ही होता है। ये अलग बात है कि हमारे पास इस टेबल पे दिखाई नहीं दे रहा है। कि दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है ना, मुझे नहीं दिख रहा है। एक और ग्रुप होना चाहिए नीचे, नहीं है। ठीक है, तो याद रखना कि मैग्नीशियम +2 जो होते हैं वो 6 ग्रुप पे अवेलेबल होते हैं। तो आपको यहाँ पे इंक्रीजिंग फॉर्म में दिखाना है ना। तो इंक्रीजिंग में सबसे पहले कौन सा हो गया, ए हो गया। सबसे पहले कौन हो गया, अच्छा बी हो गया ना, बी सबसे पहले हो गया। उसके बाद ए हो गया, उसके बाद हो गया सर डी, उसके बाद हो गया सर सी और उसके बाद हो गया आपके पास, करेक्ट ऑप्शन मिला लो, BADCE, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा यहाँ पे याद रखने वाला टेक्निक मौजूद थे आपके। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46
क्या कह रहा है कि फॉर द गिवन रिएक्शन, आपके पास इस रिएक्शन में पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है। आपको पता है कि पोटेशियम पर मैग्नेटिक एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसे रिएक्शन करवाने के लिए बोला था भैया, बॉन्ड को तोड़ दो, 2 ऑक्सीजन इसको दे दो, 2 ऑक्सीजन इसको दे दो, 4 ऑक्सीजन था आपके पास, क्या रिजल्ट बनता। इसके लिए बात करते तो रिंग के साथ साथ यहाँ पे COOH लग जाता, फिर इसके साथ भी क्या बन जाता हमारे पास, तो रिंग के साथ साथ हो जाता COOH। यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी कि मेजर प्रोडक्ट आप क्या दिखा सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपके पास मेन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पेयर ऑफ लैंथेनाइड A एंड B फॉर्म्ड आयंस विच आर डायामैग्नेटिक इज। तो ये मैं तो बार बार अपने क्लासरूम में आपको बताया हूं कि डायामैग्नेटिक लैंथेनाइड में जब आपका सेरियम +4 के फॉर्म में होता है और YB आपके +2 के फॉर्म में होते हैं तो ही आपका सो बनता है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Ce+4 वाला एंड YB+2 वाला। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मेजर प्रोडक्ट A एंड B फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। क्या क्या देखा है, देखो तो हमारे पास दिया गया है रिंग, ये हो गया आपके पास OH, यहां पर हो गया सर CH3, फिर यूज किया गया है यहाँ पे PBr3। और आपको पता है कि PBr3 इस OH को हटा के क्या लगा देगा, Br लगा देगा। रिजल्ट क्या बन जाएगा, देखो तो ये हो गया सर रिंग, ये हो गया आपके पास Br और यहां पर हो गया सर CH3। नाउ अगेन अब क्या करोगे, अल्कोहलिक KOH के साथ हिट करना है आपको, अल्कोहलिक KOH के साथ हिट कर दो। कौन सा रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, कौन सा, बीटा एलिमिनेशन वाला। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये बीटा हो गया। बट अगर आप देखेंगे तो ये वाला अल्फा बीटा ज्यादा अल्काइलेटेड है, दोनों तरफ का प्रोडक्ट बना लो ना, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास एक प्रोडक्ट तो ये वाला, और एक प्रोडक्ट हो जाएगा सर ये वाला, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपके पास मोर अल्काइलेटेड, क्या है, मोर अल्काइलेटेड। और मोर अल्काइलेटेड हमेशा क्या होते हैं, मेजर प्रोडक्ट होते हैं। और यहां पर क्या है आपके पास लेस अल्काइलेटेड, लेस अल्काइलेटेड, यानी कि ये कैसा होगा बाबू, तो माइनर प्रोडक्ट होगा। तो मेजर प्रोडक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा है ना, तो ए हमारे पास क्या हुआ, एक तो ए तो हो गया ये वाला और बी हो गया आपके पास ये वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब देख सकते हैं मैंने सॉल्व कर दिया इसको। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए जरा। द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन फॉर अ सॉल्यूशन गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप 25.73 लीटर बार पर मोल, है ना। आपके पास एक ग्राफ प्लॉट करना है ऑस्मोटिक प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, कर्व कैसा मिला है, स्ट्रेट लाइन मिला हुआ है, और इसका जो स्लोप है दैट इज m, वो कितना है 25.73 लीटर बार पर मोल है। ठीक है, तो पाई बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, CRT होता है। अच्छा आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है ना, तो आप एक काम करो, पाई इज इक्वल टू R इंटू टी इंटू क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। अब ये हो गया आपके पास y, ये हो गया आपके पास m और ये हो गया आपके पास x। तो स्लोप किसके बराबर मिल गया, RT के बराबर मिल गया, दैट इज m इज इक्वल टू था स्लोप, और स्लोप बराबर था 25.73 और इसके बराबर आ चुका है RT। तो सिंपल अगर t निकालना हो तो 25.73 को r से डिवाइड कर दो, दैट इज 25.73 बाई r। r कितना यूज करना है, 0.083 यूज करना है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे आएगा 310 केल्विन। कितना आएगा, 310 केल्विन आएगा। और 310 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो 273 माइनस कर देंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रेपल when temperature changes from 27 degree Celsius to 57 degree Celsius, calculate the energy of activation। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज EA अपॉन 2.303 इंटू R
इंटू 1/T1 माइनस क्या होगा 1/T2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड हो चुका है, मतलब 4 टाइम आपका इंक्रीज हो गया ना, तो लॉग हो गया 4K1/K1 इज इक्वल टू EA डिवाइड बाई 2.303। अच्छा R जो है आपके पास वो कितना है बाबू, तो 8.314 है, इंटू 1/T1। T1 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, तो अगर आप इसको कैल्विन में कन्वर्ट करोगे ना तो 300 कैल्विन आ जाएगा। तो T1 हो गया आपके पास 300 और T2 आपके पास कितना हो गया 57 को अगर कन्वर्ट करोगे तो 330 कैल्विन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हो गया 1/330। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को ना, कटा आपके पास log 4 हो गया 0.6021 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू ये हो गया आपके पास 30 डिवाइड बाई 300 इंटू हो गया 330। अब इसको सॉल्व करके आपको EA का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहां से EA अगर निकालोगे तो 0.6021 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 330 डिवाइड बाई हो गया आपके पास 30। ये कितना मरतबा चला गया 10 मरतबा चला जाएगा ना। ये इसका सॉल्व करने के बाद आएगा 38.04 किलो जूल पर मोल। आप घर पे बैठ के आराम से सॉल्व कर लेना, थोड़ा समय बचा लेता हूं मैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर था बाबू वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आप घर पे बैठ के इसको आराम से सॉल्व कर लेना। तो बच्चों इतना हमारे पास नीट 2024 के अंतर्गत केमिस्ट्री का क्वेश्चंस अवेलेबल थे। सारे क्वेश्चंस को हमने आपको समझा दिया है, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने आपको बता दिया है। मुझे यकीन है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे एक दूसरे तक भी शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसका फायदा पहुंच सके। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान।